प्रिय किसान भाइयों, आज हम जो है टीसीबीटी के जो मूल दर्शन हैं और कार्य पद्धति, इस पर हम चर्चा करेंगे। टीसीबीटी प्राकृतिक खेती दरअसल पंच महाभूतों की साधना है। पंच महाभूत यानी क्या? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। भूमि का भा, गगन का गा, वायु का वा, अग्नि का और नीर का ना, जो भगवान हैं। तो संक्षिप्त में पंच महाभूतों को ही भगवान कहा जाता है। प्रकृति का निर्माण इन 5 महाजीवों ने किया है। हाँ जी, महाजीव। दूसरे जीवों की तरह ये महाजीव भी हमारी बात को सुनते हैं, समझते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। मैंने अपने प्रशिक्षणों में कई बार इन बातों को सिद्ध करके, प्रयोग करके दिखाया भी है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये जो पंच महाभूत हैं, इनसे, और ये प्रकृति के क्या हैं? ये आधार तत्व हैं, अपरा ऊर्जा हैं, ये बदल नहीं सकते। जब हम पैदा हुए थे तो जिस स्थिति में पंच महाभूतों का अनुपात था हमारे शरीर में, 1% भूमि तत्व, 8% गगन तत्व, 21% वायु तत्व और 70% जल तत्व, 32° टेम्परेचर हमारे हृदय का और शरीर का टेम्परेचर, तापमान, ये पैदा होते समय हमारे शरीर में था। और इतना ही नहीं, भूमि तत्व की जो मात्रा तय है, भूमि जो है ये माता तत्व है। 1% जो माता तत्व है उसके अंदर के अणुओं का अनुपात भी तय है। पैदा होते समय जिस हमारी हड्डियों में जिस अनुपात में फास्फोरस था 0.45, जिस अनुपात में पोटास था 0.40, जिस अनुपात में कैल्शियम था 0.15, जिस अनुपात में मैग्नीशियम था 0.15 और जिस अनुपात में आयरन था 0.05%, उसी अनुपात में जीवन भर हमको इस अनुपात को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको अपरा कहा गया। जैसे हम पैदा हुए उसी अनुपात को हमको जीवन भर रखना पड़ेगा। ये अनुपात कम ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे शरीर में दोष उत्पन्न हो जाएंगे, जिसको कहा गया त्रिदोष। तो ये जो है अपरा प्रकृति है, अपरिवर्तित होने वाली। सबसे पहले आकाश तत्व आया प्रकृति के निर्माण क्रम में। वेद भी कहते हैं कि प्रकृति के निर्माण क्रम में सबसे पहले आकाश तत्व आया। लेकिन भगवान कृष्ण ने आखिरी में इसलिए इसको बोला क्योंकि यह तत्व मूलतः विद्यमान है, सबसे शुरू में ही विद्यमान है और सब में स्वतः विद्यमान रहता है। लेकिन शुरुआत यहां से होती है, पहले भूमि तत्व फिर जल तत्व, क्योंकि जो है जल तत्व उसको बढ़ाती है, स्थापित करती है, और अग्नि तत्व उसको बढ़ाती है, वायु तत्व उसको प्राण देती है, और आकाश तत्व जो है स्थिर करती है पूरे ब्रह्मांड को, हमारी बॉडी को भी। आकाश तत्व यानी हमारी नसें। तो इसलिए सबसे प्रकृति निर्माण का सबसे पहला तत्व आकाश तत्व है, पर भगवान कृष्ण ने इसको बाद में सबसे आखिरी में रखा पंच महाभूतों में। ठीक है, लेकिन जो क्रम है वो क्रम जो है प्रकृति निर्माण का जो भौतिक क्रम है, क्योंकि हम तो ये भौतिक क्रम देखेंगे ना, तो मनुष्य के गर्भ में सबसे पहले भूमि तत्व, अंडाणु और शुक्राणु, इससे प्रक्रिया शुरू होती है। फिर जो है गगन तत्व, माता तत्व के बाद पिता तत्व, माता पिता तत्व दोनों। फिर है वायु यानी प्राण आता है, अग्नि उसमें स्फूर्ति और नीर उसमें पूरा जीवन। तो ये चूंकि क्रम है, भूमि माता तत्व, गगन पिता, माता पिता, प्राण, चेतना और फिर उसकी पूर्णता जीवन। तो क्रम, भौतिक क्रम यही है, इसलिए पंच महाभूतों का क्रम यही होगा। प्रकृति का क्रम यही है, पहले माता आता है, फिर पिता तत्व, फिर प्राण तत्व, फिर अग्नि यानी स्फूर्ति तत्व और फिर पूर्णता यानी जीवन तत्व, नीर तत्व। ये क्रम है और इसलिए इस क्रम को हमारे जो है पूर्वजों ने डिकोडेड कर दिया भगवान के रूप में, कि कंकड़ पत्थर को भी भगवान ने बनाया, सूर्य और चांद तारों को भी भगवान ने बनाया, एवं जो परमाणु है उसको भी पंच महाभूतों ने बनाया है। और पंच महाभूतों का क्रम ये है, देखिए इस तरह से प्रकृति का निर्माण हुआ है। मैंने पुराने अपने प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा इसको बताया है
इसलिए अभी इसकी व्याख्या मैं ज्यादा करूंगा नहीं। इस तरह से ये पंच महाभूत, मन एक सूक्ष्म रचना है, प्रकृति और पुरुष यानी भगवान शिव और माता पार्वती का जो पहला पुत्र जो है मन, फिर दूसरा पुत्र है बुद्धि। तो मन और बुद्धि ये माता जो है प्रकृति ने, पार्वती ने, और पिता शिव ने, इन दोनों के जो है मिलने से, योग से ये जो है दो जीव इस प्रकृति में आधारभूत आए। और तीसरा है अहंकार। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे आकार से हमारा जो डीएनए, आरएनए और डीएनए है ये जो है यहां से आया है। कहां से? भगवान विष्णु के डीएनए से हम, मतलब मेरे, भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे डीएनए से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से 8 तत्व, पंच महाभूत अपरा हैं, मन बुद्धि और अहंकार ये परा तत्व हैं। और ये 8 तत्व इस प्रकृति के जड़ चेतन सब में हैं, जड़ में भी हैं 8 तत्व, उनमें भी प्रक्रिया होती है। और इस तरह प्रकृति स्थित हुई है, ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। तो हम ये पंच महाभूतों को शुद्ध सजीव करना चाहते हैं। पुनः क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इनके शुद्ध सजीव होने से प्रकृति की स्वयं पोषी, स्वयं विकासी, स्वयं पूर्ण व्यवस्था सक्रिय होती है। अब ये पंच महाभूतों को शुद्ध करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि मिट्टी में बहुत ज्यादा केमिकल खाद, जहर डाला गया है, दुर्गंध वाले घोल डाले गए हैं। दुर्गंध वाले खाद, मुर्गी की खाद, ठीक है, कच्चा गोबर, ये सब डाला गया है। तो इससे मिट्टी दूषित हो गई है और मिट्टी में नकारात्मक ऊर्जा का चक्र शुरू हो गया है। जब नकारात्मक ऊर्जा होगा तो नकारात्मक फिर अणु आएंगे और जीवाणु आएंगे। जहां मिट्टी निगेटिव होगी वहां फंगस ही आएगा, हानिकारक फंगस आएगा, वायरस आएगा, बैक्टीरिया आएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, मिट्टी को अब शुद्ध करना है। टीसीबीटी कृषि परंपरा में इनको शुद्ध करने के लिए सक्षम है। जो मैंने आपको बता रहा हूं कि ये कैसे शुद्ध होंगे, तो ये शुद्ध करने में सक्षम हैं। अब इनको सजीव करना क्यों आवश्यक है पंच महाभूतों को? क्योंकि प्रकृति का जो जीवन चक्र है वो जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव को जीवन देता है। जीव ही जीव को मतलब ऑक्सीडाइज फॉर्म में P2O5 जो है ये जीवाणु, पीएसबी जीवाणु ही देगा। K2O6 पोटेशियम ऑक्साइड ये जो है केएसबी जीवाणु ही देगा। जिंक ऑक्साइड जिंक का जीवाणु ही देगा। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम का जीवाणु देगा। तो जीवाणु ही जो है रसायन बना के देते हैं इस प्रकृति के सब जीवों को। तो अगर प्रकृति का जीवन चक्र जीवो जीवस्य जीवनम से चलता है तो खेती में भी यही जो है यही इसी से होगा। और इसलिए खेती में कहा गया जंतु नाम जीवनम कृषि, कि जंतुओं का जीवन ही कृषि है, इसीलिए कहा गया। इसके आगे का ही भाग है जीवो जीवस्य जीवनम के। तो इस तरह से जीवाणु अगर हमारे खेत में हैं तो हमारे पंच महाभूतों में आगे बढ़ने की कला आ जाएगी। और इस हमको जो है खेती में काम नहीं करना पड़ेगा, काम ये जीवाणु करेंगे। ये पौधे को उगाएंगे, उगाते हैं, पौधे को बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, हरा कच्चा रहता है पौधा, फास्फोरस देते हैं, तना बनता है, पोटास देते हैं, फल बनता है, कैल्शियम देते हैं, दूध भरता है उसमें। तो ये सारी प्रक्रिया जीवाणु ही करते हैं, इसलिए जो है जंतु नाम जीवनम कृषि कहा गया है। तो ये जीवाणु जो है खेती में काम करेंगे तो किसान को काम नहीं करना पड़ेगा, सारा काम जो है। इसलिए जंगल में अपने आप जो है पौधे बढ़ते हैं, वही प्रक्रिया खेती में आ जाएगी, बस सजीव कर लो। किसान को पानी देना भी नहीं पड़ेगा। अप्रैल मई में बहुत ज्यादा जो है हवा में भी नमी नहीं रहती, सूखा रहता है हवा भी, और नीचे मिट्टी भी सूखी रहती। 5 फुट गहराई तक खोदो, 10 फुट गहराई तक कोई नमी नहीं मिलेगी। पर इस ऐसी अवस्था में, इस सूखी की अवस्था में भी जो है कहते हैं महुआ, पलास, नीम, है ना, करंज, सरई, इसमें नए नए पत्ते आते हैं और फूल आते हैं खूब सारे। आम में भी नए पत्ते आते हैं।
तो ना हवा में पानी है ना मिट्टी में पानी है, फिर भी नए पत्ते और फूल आते हैं। इसलिए आते हैं कि वहां एक जीवाणु सक्रिय है जो उनको पानी दे रहा है। तो जीवाणु काम करेंगे तो किसान को काम नहीं करना पड़ेगा। आप बस पंच महाभूतों को सजीव करो, मिट्टी को सजीव करो, पानी को सजीव करो, वायु को सजीव करो। अगर ये पंच महाभूत शुद्ध और सजीव रहेंगे तो किसान को खेती नहीं करना पड़ेगा, खेती ये पंच महाभूत करेंगे। कैसे करेंगे? भूमि माता तत्व है तो यह बीजों को उगाएगी। कोख है ना भूमि माता, कोख कहा गया भूमि को। तो ठीक है, भूमि की जो गर्भ है वहीं से सब जीवों की उत्पत्ति होती है, इसी मिट्टी के गर्भ से। तो बीजों की उत्पत्ति भी वहीं से होती है। मतलब किसान को बीज केवल नक्षत्र पर बोना है, उसको उगाने का काम, गर्भ धारण करना और उसको उगाना और बढ़ाने का काम ये माता तत्व करती है, भूमि तत्व। इसको बस शुद्ध सजीव हमें करना पड़ेगा। फिर गगन पिता तत्व है, यह फसलों में फूल खिलाती, क्योंकि पिता फूल खिलाने का ही काम, पिता तत्व एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक भेजने का काम पिता तत्व ही करता है। तो गगन को इसलिए पिता तत्व कहा, यह फूल खिलाती है। वायु प्राण तत्व है, यह फल बनाती है। अग्नि स्फूर्ति तत्व है, यह फलों को पकाती है। और नीर जो है ये जीवन तत्व है, ये इसका जीवन पूर्ण, हर जैसे पौधे का जो है बीज से लेकर के और अंतिम फल बनने तक हर टिश्यूज को, हर ऊतक को उसका जीवन, माइटोकॉन्ड्रिया को सक्रिय करती है। जहां से एनर्जी, हमारे भी टिश्यूज में जो माइटोकॉन्ड्रिया है या पौधे का, वहां जाके जो है वहां से एनर्जी निकलती है और हम एनर्जी का उपभोग करते हैं। तो वहां तक जाकर के और नीर यानी जल तत्व उसको सक्रिय करती है और उसको पूर्ण करती है। तो इसके सक्रिय होने से जीवन पूर्ण होता है, जीवन पूर्ण होता है, फलों के अंदर बीज बनता है। तो ये प्रक्रिया पंच महाभूत ये पूरा काम करते हैं। अभी क्यों नहीं कर पा रहे हैं पंच महाभूत ये पूरा काम, खेती में पूरा काम ये क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये अशुद्ध हैं, अस्वस्थ भी हैं, शक्तिहीन हो गए, ताकत नहीं है। भूमि तत्व जो है ये इसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा यानी दुर्गंध समा गया है। फंगस, वायरस, दुर्गंध, जब ऊर्जा दुर्गंध का हो गया, खराब ऊर्जा हो गई, निगेटिव ऊर्जा, तो निगेटिव अणु और जीवाणु उत्पन्न हो गए। अब ये भूमि तत्व अशक्त हो गई भूमि में फंगस वायरस बढ़ गए हैं, है ना, नकारात्मक ऊर्जा कम, नकारात्मक अणु जीवाणु तो आ ही गए, भूमि कॉम्पैक्ट हो गई है। उसका जो उसकी रचना है वो जो है अव्यवस्थित हो गई है। तो यह हमारे शरीर में, यह ना प्रकृति में यानी पौधे के जीवन को का निर्माण नहीं कर सकती। पौधे को अंकुरित तो कर देगी पर जीवन निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि यह अस्वस्थ है, भूमि तत्व अपूर्ण है। तो कैसे पौधे का निर्माण करेगी? वैसे गगन तत्व फूल खिलाने में अक्षम है। भूमि के अंदर गगन तत्व भी कम हो गया है। वायु तत्व भी भूमि में जो है, वायु तत्व होना चाहिए 25% कम से कम, नहीं है। आप इतना बड़ा ढेला पानी के उसमें ग्लास में डालिए, छोटी छोटी कुछ बूंदें निकलेगी, जबकि बड़ी बड़ी जो है कम से कम 20-21 बूंदें निकलना चाहिए, नहीं निकलती। तो भूमि के अंदर वायु घट गया है, भूमि के अंदर अग्नि तत्व भी घट गया है। अग्नि तत्व यानी सल्फर, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, ये पित्त बढ़ाने वाले तत्व हैं। मिट्टी में ये तत्व नहीं रहे अब। तो भूमि का जो है अग्नि तत्व घट गया है, और ऐसे भूमि में पानी जो है पकड़ने की क्षमता कम हो गई है, जल धारण, वापसा बनने की क्षमता कम हो गई है। तो भूमि के अंदर पंच महाभूत घट गए हैं, पानी के अंदर भी पंच महाभूत असंतुलित हो रहे हैं, उनका पीएच इसी घट बढ़ रहा है। हवा के अंदर पंच महाभूत असंतुलित हो गए, बीज के अंदर पंच महाभूत असंतुलित हैं। तो सबके अंदर पंच महाभूत जो है पूर्ण भी होना चाहिए और संतुलित भी होना चाहिए। ठीक है, अभी अमूमन मेरे पास जो है पंच महाभूत चेक करने के लिए देश भर से जो है मिट्टी के फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, बीज के भी आ रहे हैं, पानी के भी आ रहे हैं। और जो मैं अपने माला के विज्ञान से चेक करता हूं तो मुझे ध्यान में आता है अभी भूमि तत्व तो 99% किसानों के यहाँ घटा हुआ है,
वायु तत्व घटा, अग्नि, ये 3 तत्व घटे हैं। अगर अग्नि तत्व घटा है तो रस चूसक कीट फंगस वायरस आएंगे ही। भूमि तत्व घटा है तो उतरने वाले कीट भी आएंगे उसमें। गगन तत्व घटा है तो वहां तो पौधे ही नहीं ग्रोथ करेगा। नीर तत्व घटा है वहां भी पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो पौधा बढ़ेगा कैसे। तो पंच महाभूत जो हैं ये एक तो अशुद्ध हो गए, खराब हो गए, निगेटिव हो गए। भूमि तो निगेटिव है ही, पानी भी कई जगह निगेटिव मिल रहा है, तो फिर और अपूर्ण भी हो गए हैं। तो इसलिए खेती में काम नहीं कर रहे हैं ये, है ना। इनमें जीवन अस्वस्थ के साथ इनका जीवन क्रम भी टूट रहा है, इनकी खुद की जीवन क्षमता घट गई है। तो इसीलिए अब क्या है, किसान को खेत में काम करना पड़ेगा, खुद ही काम करना पड़ेगा किसान को। क्यों काम करना पड़ेगा? क्योंकि जो है जब पंच महाभूत शुद्ध सजीव नहीं है, जीवित नहीं है, तो उनको पोषण देने का काम किसान को खुद ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फसलों को पोषक तत्व चाहिए और रसायन के रूप में चाहिए, ऑक्सीडाइज चाहिए। ऑक्सीडाइज यानी P2O5 पोटेशियम ऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड, ये ऑक्सीडाइज चाहिए। K2O6 ये फॉर्म में ही चाहिए। तो जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइज फॉर्म में चाहिए, तब पौधे उसको। जैसे हमें आयरन की कमी है तो हम सीधे लोहा नहीं खा सकते, हमें आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड यही चाहिए, तब हमारा ब्लड में जो है वो जाकर काम करता है। तो अभी जो है ये रसायन फॉर्म कहलाते हैं आधुनिक विज्ञान में, ठीक है। प्राचीन विज्ञान में भी रसायन, राम रसायन तुम्हारे पास, तुलसीदास जी ने भी कहा, यानी प्राचीन जो विज्ञान था वो भी रसायन फॉर्म में था। भस्म रसायन, जैव रसायन, रसायन फॉर्म में ही तो होता था पहले भी, और तैयार किया जाता, घोंट घोंट के तैयार किया जाता था। रस रसायन, रसायन ही फॉर्म में होता था। तो पौधे को रसायन चाहिए, उसको इससे मतलब नहीं है कि जैविक या आयुर्वेदिक से आया, है ना, कि केमिकल से आया। प्लांट को रसायन चाहिए, और प्लांट को रसायन चाहने से पहले उसको शुद्ध करना है, भूमि को शुद्ध करना है, सजीव करना है, ठीक है, शक्तिशाली करना है और संस्कारित करना है। यदि हमने ये कर लिया तो अपने आप प्राकृतिक तौर पर रसायन मिलेगा। अगर हमने पंच महाभूत को शुद्ध कर लिया, सजीव कर लिया, शक्तिशाली कर लिया और संस्कारित कर लिया, तो ये रसायन प्राकृतिक रूप में मिलेगा। फिर कृत्रिम की जरूरत नहीं है, ना केमिकल कृत्रिम की जरूरत है, ना जैविक आयुर्वेद कृत्रिम की जरूरत है। प्राकृतिक तौर पे सारे रसायन मिलेंगे, पंच महाभूत शुद्ध कर लिए, ठीक है। तो टीसीबीटी कृषि विज्ञान ने किसानों को शुरू से यही सिखाया है। मैं किसानों को शुरू से बात करता हूं कि भूमि उपचार करो, पंच महाभूतों को शुद्ध सजीव करो, ये खेती करेंगे। और बार बार मैंने जो है शुद्ध करना है, भूमि को शुद्ध करना है, तो ऊर्जा जल बना के डालो, है ना, हर अमावस्या में डालो 200-200 लीटर, 4-6-8 बार डालो, भूमि शुद्ध हो जाएगी। उसमें जो भी केमिकल डले हैं, जो भी उसमें जो है दुर्गंध के घोल डले हैं, बेसन वाले घोल, कच्चे गोबर, मुर्गी की खाद डली है, धीरे धीरे ठीक होगा। तो ऊर्जा जल डालिए, हमने उपाय दिया, सशक्त उपाय, बहुत अच्छा उपाय है। भूमि को सजीव करना है, गगन को अगर जो है शुद्ध करना है तो गौमूत्र डालो भूमि के अंदर। वायु को शुद्ध करना है, घी यानी जो है कंडे जलाओ, उसमें घी डालो, हर अमावस्या पूर्णिमा महामृत्युंजय करो, प्रतिदिन अग्निहोत्र करो, घी और चावल उसमें होता है। और घी के जलने से एथिलीन, प्रोपिलीन, बीटा प्रोपिऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और ऑक्सीजन जैसे गैस निकलती हैं। तो इसलिए घी से करिए। अग्नि को शुद्ध करना है, स्वर विशेष तरह के मंत्रोच्चार हैं इसमें, ठीक है। और नीर को शुद्ध करना है तो ऊर्जा जल और भूमि जल डालिए, ठीक है, जमीन पे मीठा जल डालिए तो नीर शुद्ध हो जाएगा। अब सजीव करना है, भूमि को सजीव करना है तो सजीव जल डालिए, जीवाणु जल डालिए, भूमि जीवित हो जाएगी। अग्नि तत्व को जो है शुद्ध सजीव करना है तो उसकी रिक्तता गौमूत्र से होगी सजीव।
वायु के लिए वृक्ष हैं, है ना, और अग्नि के लिए मंत्र हैं, और नीर के लिए भूमि जल। ये फार्मूला है। अभी भूमि को शक्तिशाली करना है तो लाल मिट्टी, सफेद मिट्टी डालिए, अणु जल डालिए, ठीक है। संस्कारित करना है तो हरी खाद डालिए। तो इस तरह से आप जो है काम करके भूमि को शुद्ध, सजीव, शक्तिशाली और संस्कारित कर सकते हैं। ऐसा कर देंगे तो आपकी खेती अपने आप होगी। किसान को नक्षत्र पर बीज बोना है बस, बाकी सारा काम पंच महाभूत करेंगे। और मैंने अपने प्रशिक्षणों में बताया है कि पंच महाभूत आपकी बात को सुनते हैं। केवल प्रार्थना कीजिए, मिट्टी में तुरंत परिवर्तन, नेगेटिव मिट्टी तुरंत पॉजिटिव होती है, पानी जो है तुरंत बहुत शक्तिशाली होती है। ये महाभूत हैं, मतलब महाजीव हैं। इस प्रकृति को इन महाजीवों ने बनाया है। जब तक पंच महाभूत शुद्ध सजीव नहीं होते, पौधे को रसायन देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि केमिकल रसायन की जरूरत ना पड़े किसान को किसी भी परिस्थिति में। ये काम टीसीबीटी ने किया है कि हम आयुर्वेद के रसायन, जैव रसायन, भस्म रसायन, पंचगव्य रसायन, ठीक है, रंगों के रसायन, गंध के रसायन से हम कैसे पौधे को पूरा खुराक दे सकते हैं। आयुर्वेद के जो है रस रसायन, भस्म रसायन परंपरा से ये जो है शोध करने का काम टीसीबीटी ने किया है। इतना ही नहीं, टीसीबीटी ने आधुनिक नैनो टेक्नोलॉजी के सिद्धांत पर भी, नैनो टेक्नोलॉजी के सिद्धांत पर कैसे हम जो है ये रसायन देते हैं, इस पर भी बहुत अच्छा काम किया है। जिस नैनो टेक्नोलॉजी के दम पर इजराइल जो है 40 गुना उत्पादन टमाटर का किया है, जिस नैनो टेक्नोलॉजी के दम पर आज की आधुनिक दुनिया कृषि नहीं मानव जीवन पे भी काम कर रही है, वही नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा जो है उत्पाद टीसीबीटी ने भी किसानों को दिया है, ताकि किसी तत्व की कमी पड़े तो नैनो टेक्नोलॉजी वाले रसायनों का उपयोग करके और किसान इन पोषक तत्वों की पूर्ति कर ले। और नए सिरे से हमने खोज की है नैनो टेक्नोलॉजी की, वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो अभी हम सबको पता है, अभी हमारे खेत में पंच महाभूत न शुद्ध है न सजीव हैं, तो 1 साल 2 साल हमें ऊपर से खुराक देना ही पड़ेगा। तो हमने क्या क्या बनाया है, केमिकल बनाम टीसीबीटी रसायन, इसमें मैं आपको जो है उत्तर बताता हूं, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, ये जो है आपको मैं सिखा रहा हूं। कार्बन, क्योंकि कार्बन से ही सबका निर्माण हुआ है, कार्बन ही सबको पकड़ के रखता है, फास्फोरस को, पोटास को, है ना, जिंक को, फिर कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, सबको कार्बन ही पकड़ के रखता है। तो कार्बन होना चाहिए, 2% होना चाहिए मिट्टी में। आज किसी को नहीं पता मिट्टी में कैसे 2% बढ़ाएं। टीसीबीटी 6 महीने में 1 से 1.25% और 1 साल में जो है 2% और 2.5 साल में 2.5-3% तक कार्बन मिट्टी में बढ़ाने में सक्षम है। केवल टीसीबीटी सक्षम है इतने सरल तरीके से पूरी दुनिया में। और किसी पद्धति, किसी मेथड में कि 2%, 2.5% हम कार्बन बढ़ा देंगे, ऐसा दावा कोई नहीं करता। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, लेकिन टीसीबीटी दावा करता ही नहीं, करके दिखा दिया। कई किसानों के खेतों की मिट्टी में 1.5%, 2%, 2%, 2%, 2.5%, 3% तक कार्बन हो गया है टीसीबीटी के कई किसानों। इसलिए हम कहते हैं, और आधुनिक विज्ञान तो खुद ही स्वीकार करता है, जिस खेत में कार्बन हो गया उस खेत में सब अच्छा है। केमिकल में कोई सीधा उपाय नहीं है कार्बन बढ़ाने का, कुछ नहीं, नथिंग। लेकिन टीसीबीटी में हमने हरी खाद की खोज की, तिल की हरी खाद करो, ये कोई नहीं बताता तिल की हरी खाद, केवल टीसीबीटी में बताया जाता है। जमीन में गड़ाओ, हमने पिछले वीडियो में बताया कैसे गड़ाना। फिर कार्बन रिचार्ज है, कार्बन का इसमें बैक्टीरिया है, ये खेत में डालो, हर जो है हर फसल में आधा 1-1 लीटर डाल दो, किसी भी जो है सिंचाई के 200 लीटर पानी में डालो, 2 किलो गुड़ मिलाओ, फर्मेंट करो, खेत में डाल दो।
ये हवा से जो है, क्योंकि हवा, कार्बन तो हवा की वस्तु है ना, भूमि की वस्तु तो है ही नहीं, हवा में है कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, उस जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोख के जमीन में स्थापित कर देगा ये बैक्टीरिया। इसकी बात जो है कोई करता नहीं है, पर टीसीबीटी दे रहा है किसानों को, इसलिए किसान सक्षम है। भौतिक कार्बन भी हम किसानों को बनाना भी सिखाते और बना बुनाया भी देते हैं। हाँ जी, फिजिकल कार्बन सीधे खेत में डालो, मिट्टी में जो है मिट्टी में मिलेगा और वो जो है पौधे को कार्बन देना शुरू हो जाएगा। तो फिजिकल कार्बन भी हमने दिया है, बनाना भी सिखाते हैं किसानों को। तो ये कार्बन के हमने 3 उपाय दिए हैं, केमिकल में कोई उपाय नहीं। अन्य किसी कृषि पद्धति में भी इस पर ज्यादा चर्चा नहीं की जाती कि कार्बन कैसे बढ़ाएं। इवन इतना ही नहीं, भारत की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में 0.3 के आसपास कार्बन है, कहीं कहीं 0.4 है, बस इससे ज्यादा कहीं नहीं है। कार्बन बढ़ाने का उपाय नहीं, कहीं भारत की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में मिट्टी की चेक करा लो आप, किसान छोड़िए, कार्बन इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि किसी को ध्यान में ही नहीं आ रहा है कार्बन कैसे बढ़ाएं। सब परेशान है। टीसीबीटी ने बिल्कुल हल ढूंढ लिया है। मेरे पुराने वीडियो देखिए कि मिट्टी में कार्बन कैसे बढ़ाएं, उसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा फिर जो है और क्या है भाई, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए केमिकल विज्ञान यूरिया दिया, जिसमें होता है अमोनिया। अमोनिया यानी बारूद बनाने का जो है सामान। आतंकवादियों के पास अमोनिया ही पकड़ाता है, इतना किलो अमोनिया पकड़ाया गया उतना। तो अमोनिया होता है यूरिया में, मतलब बारूद बनाने का सामान है। और नफ्था होता है, नफ्था यानी पेट्रोकेमिकल, जो मिट्टी में जाएगा, पड़ा रहेगा, मिट्टी को और कॉम्पैक्ट करेगा। तो ये 2 ऐसी चीज दिया जो मिट्टी को बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए भारत सरकार धीरे धीरे यूरिया को खत्म कर रही। कई राज्य, सिक्किम ने तो बोले ही दिया हम कुछ यूरिया डीएपी डालेंगे। अभी उत्तराखंड या किसी राज्य ने भी घोषणा की कि यूरिया तो हम कम से कम बंद करेंगे। भारत सरकार ने भी यूरिया को जो है धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया है। तो ये खेती को बहुत इसने बर्बाद किया। टीसीबीटी ने कैप्सूल कल्चर, नाइट्रोजन फिक्स करने वाले कई सारे बैक्टीरिया कैप्सूल कल्चर में दिया है। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, माइकोराइजा, तो हैं, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ये सारे कैप्सूल कल्चर में दिए हैं। इसके अलावा जो है 32%, हाँ जी मैं 32% की बात कर रहा हूं, 32% नत्रजन वाला जो है प्रोडक्ट दिया है, नैनो नत्रजन। 1 लीटर में 32%, वो भी नैनो नत्रजन दिया है ना। 4% 6% का नत्रजन जो है किसी कंपनी ने निकाल ली, देश भर में हल्ला मचा रहे हैं, सब यूट्यूबर और देश भर के लोग रिकमेंड किए जा रहे हैं। हमने 32% दिया है, एक ही बार स्प्रे कर दो, उसके बाद पूरे समय पौधा हरा कच्चा रहता है, पूरे समय। क्योंकि नत्रजन को फिक्स करने वाले चीजें भी हम इसमें मिला के दे रहे हैं, और बहुत टॉप क्लास की, वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजी है नैनो नत्रजन। 32% मायने रखता है। भारत सरकार का करोड़ों अरबों, अभी 10 लाख हजार करोड़ का जो है सब्सिडी भारत सरकार ने जारी किया यूरिया पर, वो ये बच जाएगा। और ये ऐसा नत्रजन है जो प्रकृति को कोई नुकसान नहीं करेगा, पौधे को भी नुकसान नहीं करेगा, कुछ नहीं, पौधे की जरूरत को पूरा करेगा और अपना समाप्त हो जाएगा, इसका अवशेष 0 बचेगा। और ये गौमूत्र बेस्ड है, गौवंश की लालन पालन और उनको सुखी रहने का माध्यम भी ये तैयार करेगा नैनो नत्रजन, गौ सेवा को बढ़ाएगा। तो ये नैनो नत्रजन जो है 32% है। किसान की कंपनी है, हमारी कंपनी है, इसीलिए लोग इसको शायद बता नहीं रहे। कोई मल्टीनेशनल लाया होता ना, अभी सिर पे टोकरी रख के घूमते उसमें नैनो नत्रजन लेके। ये भारत में बहुत अच्छा उत्पाद आ गया, विदेशी कंपनी लेके आते। तो मेरे किसान भाई, अगर नाइट्रोजन की कमी हुई जैविक खेती में, तो किसान भाई आप जानते हो डाल ही देते हो आप यूरिया, क्योंकि फसल को बर्बाद होते देख नहीं सकता, फसल पीला पड़ेगा। उस अवस्था में अब नैनो नत्रजन का उपयोग करो। जितने किसानों ने नैनो नत्रजन का उपयोग किया उनकी फसल हरी कच्च हो गई है, तो इसका उपयोग करो। फिर दूसरा है फास्फोरस की कमी रहती तो प्लांट में ग्रोथ नहीं आता। रासायनिक में डीएपी है इसका विकल्प, डायमोनियम फास्फेट, है ना। एसएसपी भी एक विकल्प है फास्फोरस का।
टीसीबीटी ने आपको दिया फसल भुट्टी बनाओ, सरल फार्मूला दिया। कितना सरल है, फसल भुट्टी बनाइए और डालिए। आपके घर में सब चीज है, घर में आपके जो है सरसों की खली है ना, चूना है, नमक है, आप करिए उपयोग, देखिए पौधा कैसे बढ़ता है। धान में तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं, हर क्रॉप में बहुत शानदार। और ओकेपी हमने दिया, ऑर्गेनिक फास्फोरस पोटास, ये नैनो नाइट्रोजन ओकेपी सब एनपीओपी सर्टिफाइड है, भारत सरकार के जैविक उत्पादन कार्यक्रम में सर्टिफाइड है। ठीक है, तो नैनो नाइट्रोजन के बाद ओकेपी, ओकेपी में जो है फास्फोरस है 12% और पोटास है 20%। तो 12% जो है फास्फोरस लिक्विड में और पोटास 20% मायने रखता है। तो बिल्कुल आप इनका उपयोग करिए, 2-3 स्प्रे करिए, फसल में एकदम ग्रोथ आएगा, बहुत अच्छा। फिर है पोटास, पोटास के लिए जो है केमिकल में एमओपी है, म्यूरेट ऑफ पोटास है। अपने टीसीबीटी में फसल भुट्टी में है पोटास, और नैनो पोटास में 20%, इसमें भी पोटास है। आप करो इसका उपयोग, पोटास से दाना बनता है, फसल में जो है कंसे आते दाना बनता है। और क्या है भाई, कैल्शियम, पौधे को उगते ही कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, और फूल आने के बाद जब दाना भरता है तब तो बहुत ज्यादा जरूरत है। केमिकल जो है उपाय में, केमिकल विज्ञान रासायनिक खेती कैल्शियम सल्फेट रिकमेंड करता है। कोई भी सल्फेट निगेटिव होता है, हाथ में रखो, सल्फेट को पकड़ो हाथ में, बाएं हाथ में, दाहिने ताकत खत्म हो जाएगी। या सल्फेट को गर्म करो, दुर्गंध आएगा। कोई भी सल्फेट, चाहे फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर सल्फेट, कुछ भी हो, इसको गर्म करो, दुर्गंध आएगा। और दुर्गंध क्या होता है, निगेटिव होता है, मैंने पहले ही आपको बताया है। तो कैल्शियम सल्फेट ये उपाय है, निगेटिव है, कॉम्पैक्टनेस भी बढ़ाता है। ठीक है, टीसीबीटी में कितना सरल उपाय, फसल भुट्टी में कैल्शियम है क्योंकि चूना उसमें डाला जाता है। टीसीबीटी कैल्शियम हमने लॉन्च किया ही हुआ है, नैनो फॉर्म में है, नैनो पार्टिकल में भी है। तो टीसीबीटी कैल्शियम आप यूज करिए, एकदम से कैल्शियम की पूर्ति होगी, प्लांट बढ़िया चलेगा। ग्रोथ के समय भी कर सकते हो, फूल आने के पहले भी, और फूल आने के बाद करोगे तो उसमें जो है उसमें दूध भरेगा, मतलब धान में है, गेहूं में है, फल फ्रूट जिसमें भी है, तो फसल अच्छी होगी, मतलब फल अच्छा होगा, उपज अच्छा होगा। मैग्नीशियम जो है इसकी जो है पूर्ति के लिए मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ये निगेटिव होता है, कॉम्पैक्टनेस को बढ़ाता है। टीसीबीटी में नैनो मैग्नीशियम दिया गया है, नैनो पार्टिकल का मैग्नीशियम, तो बहुत अच्छा है, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है भी। आयरन की के लिए फेरस सल्फेट आता है केमिकल में, टीसीबीटी में नैनो आयरन दिया गया। जहां पर भी आयरन की कमी, सफेदिया पौधों में स्प्रे कर दो, बहुत बढ़िया चल पड़ते हैं। जिंक की कमी रहती है केमिकल में, जिंक सल्फेट दिया जाता है जो कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, टीसीबीटी में नैनो जिंक है, कर दीजिए स्प्रे, बढ़िया रिजल्ट आएगा। जिंक की कमी होती है तो पत्ती में जो है लाल लाल धब्बे बनते हैं, खैरा रोग उसको बोला जाता है। रोग नहीं, वो जिंक की कमी है। आप बिल्कुल जिंक का स्प्रे कीजिए, प्लांट चल पड़ेगा। फिर कॉपर, कॉपर की कमी रहती है तो कॉपर सल्फेट केमिकल खेती में, रासायनिक खेती में दिया जाता है, नैनो कॉपर हमने दिया है, बढ़िया काम करता है। फिर ये सिल्वर, रासायनिक खेती में तो सिल्वर यानी चांदी, चांदी जो है फसल को चाहिए, ये तो चर्चा ही नहीं है आज तक, किसी ने प्रयोग किया, टीसीबीटी ने चांदी का प्रयोग किया। हमने सबसे पहले 1 किलो चांदी से और उसका नैनो जो है सिल्वर उत्पाद बनाया और स्प्रे किया, बहुत शानदार फंगीसाइड है, बहुत ही बढ़िया फंगीसाइड। आज तक दुनिया में कॉपर को बड़ा अच्छा फंगीसाइड माना जाता है, सिल्वर उससे बेस्ट फंगीसाइड साबित हुआ है। और कैसा फंगीसाइड, जो शत्रु फंगस हैं, जो जड़ में लगते, तने में लगते, पत्तों में लगता है, उनको खत्म करता है, और मित्र फंगस का फर्टिलाइजर है। कॉपर तो जो है मित्र शत्रु सबको मारता है, और जर्मनी में कॉपर बैन है, 2 किलो से ज्यादा नहीं डाल सकते, क्योंकि जर्मनी में क्या है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती पूरे साल भर, तो वहां फंगस बहुत ज्यादा लगता है। तो वहां के किसान बहुत ज्यादा कॉपर यूज करने लगे, तो फूड में उसका जो है प्रभाव देखा गया। ज्यादा अगर कॉपर आप यूज करोगे तो फल में जो है खुरदरा हो जाएगा फल, ये भारत के किसान भी जानते जो कॉपर यूज करते हैं।
तो कॉपर पे जर्मन सरकार ने बैन लगाया, इसको नहीं डाल सकते, लेकिन जो है पीपीएम की मात्रा में डाल सकते हो, 200 से 250 पीपीएम, उससे ज्यादा नहीं। ये जो सिल्वर जो है, नैनो सिल्वर, ये हम खेती में उपयोग करना शुरू करवा दिए। तो ये फंगीसाइड के साथ साथ बहुत अच्छा फर्टिलाइजर भी है, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीज, केमिकल में तो मैग्नीज में मैग्नीज सल्फेट तो आता नहीं है, मैग्नीशियम सल्फेट जरूर आता है, ठीक है, या अभी आने लगा, मुझे ध्यान में नहीं है। पर टीसीबीटी में नैनो मैग्नीज भी है, ये प्रकाश संश्लेषण में बहुत भूमिका निभाता है, ये भी बहुत आवश्यक है, इसलिए इसको भी हमने नैनो फॉर्म में लॉन्च किया, नैनो पार्टिकल में। तो आप देखिए कि टीसीबीटी में पंच महाभूतों को शुद्ध सजीव करके बहुत अच्छा उत्पादन लेना। इतना ही नहीं, पंच महाभूत शुद्ध सजीव हो गए तो खरपतवार भी नहीं उगते, जो आज रासायनिक खेती की बहुत बड़ी समस्या है। और अरबों रुपए का जो है खरपतवार नाशक, तृण नाशक, ये डाला जाता है। अरबों रुपए का भारत में जो है इसका व्यापार होता है, अरबों खरबों का। टीसीबीटी खेती में खरपतवार उगता ही नहीं है। गोवर्धन खनिज खाद आप डालो, 1 साल डालो, पर हर 15 दिन में 25 किलो, ठीक है, 8-10 बार डाल दो, उसके बाद अगले साल जो है 60-70% उगेगा ही नहीं, अगले साल फिर डालो, क्योंकि ये फर्टिलाइजर के तौर पर डालो, खरपतवार नाशक के तौर पे तो हमने बनाया ही नहीं इसको। उसमें सब तरह के जो है पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सब है, ये आप डालो, फसल बढ़ेगी और 1-2 साल में खरपतवार ही उगना बंद हो जाएगा। तो पंच महाभूतों को शुद्ध सजीव करो, अपने आप खेती अच्छी होगी। और जब तक पंच महाभूत शुद्ध सजीव नहीं हो रहे, आप इनका उपयोग करो। ये केमिकल खेती से बेहतर विकल्प हैं, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है, क्विक रिजल्ट, तुरंत रिजल्ट मिलेगा। टीसीबीटी के जो फार्मूले हैं, जैव रसायन, भस्म रसायन, अणुजल, जीवन अणुजल जो है, इनका उपयोग करिए आप। ये भी बहुत बेहतर क्लास के फार्मूले हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के फार्मूले हैं। किसान भाइयों, ये सब फार्मूले और उत्पाद जिस दिन दुनिया की अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट होना शुरू होगा ना, उत्तर भारत, अभी जो है हमने इसको जैसी तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम में ट्रांसलेट कर रहे हैं, हमारी इन फार्मूलों का सबसे ज्यादा उपयोग दक्षिण भारत ने शुरू कर दिया। सोल का हमने जैसी एजुकेशन ऐप और फार्मर ऐप जो है लॉन्च किया, सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में डाउनलोड हो रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे जो है जिन्होंने आधुनिक विज्ञान को ठीक से समझा है, वो इसको बहुत तेजी से अपनाएगा। और जैसे ये विदेशों के अंदर विदेशी भाषा में ट्रांसलेट होने शुरू होंगे, पूरे दुनिया के भर के लोग इसको एकदम से पकड़ लेंगे। क्योंकि भारत की संस्कृति ज्ञान है, ये पूरा का पूरा विज्ञान है। भारतीय सनातन जो ज्ञान है, ये पूरा का पूरा विज्ञान है। और पश्चिम ने इसी विज्ञान का उपयोग करके और नई नई टेक्नोलॉजी लेके आया। हमने भी इसी विज्ञान का उपयोग करके पश्चिम से बेहतर टेक्नोलॉजी अपने किसानों को लेके आए। हाँ, यूरोप से बेहतर टेक्नोलॉजी टीसीबीटी दे रही है। अब भारत के लोग, हम लोग दे रहे हैं, और किसान स्तर पर काम करके हमने ये सब टेक्नोलॉजी तैयार किया है। ना केवल फार्मूले बनाए, अपितु प्रोडक्ट भी बनाए हैं। तो किसानों से आग्रह करता हूं, जब तक पंचमहाभूत सजीव नहीं हो, फार्मूले बनाओ, डालो। मेरे बहुत से किसान टीसीबीटी फार्मूले ही डाल के वारा न्यारा हो गए, बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। कार्बन बढ़ाइए एक बार मिट्टी में, पंचमहाभूत वायु, भूमि, वायु, अग्नि तत्व मिट्टी में सेट कीजिए, फिर देखिए कैसे पौधा आता है। और किसी भी कमी है तो बना बुनाया उत्पाद उपयोग कीजिए। मैं कभी किसानों को नहीं कहता हूं कि आप बना बुनाया उत्पाद उपयोग करो, बना के रखो पहले से ही रसायन। क्योंकि रसायन बनने में जैव रसायन बना के रखो, भस्म रसायन बना के रखो, अणु जल बना के रखो, ठीक है, ऊर्जा जल बना के रखो, अन्न द्रव्य रसायन, छाछ द्रव्य रसायन बना के रखो। आपको कहीं कोई उत्पाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर जरूरत पड़ी तो इन उत्पादों का उपयोग करो, क्योंकि बेहतर फसल लेना ये टीसीबीटी का उद्देश्य है। और किसान को समृद्ध करना ये टीसीबीटी का उद्देश्य है। पर मूल उद्देश्य हमारा पंच महाभूतों को शुद्ध सजीव करना है। टीसीबीटी की शुरुआत मैंने जो है 2013-14 में इसी के लिए किया था। मिट्टी को मक्खन जैसे मुलायम बनाने की तकनीक 2013 में आ गया। मेरे फेसबुक पे आप जाइए, पुराने प्रोफाइल में जिसमें अंग्रेजी में लिखा है ताराचंद बेल जी, तो आपको इसमें
ये शुद्ध सजीव करने के 2013 में के अंदर मिट्टी मक्खन जैसे मुलायम हो गई थी। तो टीसीबीटी का जो मूल उद्देश्य है पंच महाभूतों को शुद्ध सजीव और शक्तिशाली करना, ताकि प्रकृति की जो स्वयं पोषी, स्वयं विकासी और स्वयं पूर्ण व्यवस्था है ये निरंतर गतिशील रहे, है ना, हमारी धरती सुजलाम सुफलाम रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसानों को अग्निहोत्र करना पड़ेगा प्रतिदिन, तो भारत की सनातन परंपरा पुनर्जीवित होगी, और गाय पालना पड़ेगा तो भारत का सनातन धर्म पुनर्जीवित हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य का मूल कर्म अग्निहोत्र करना और गाय पालना, ये जो है पुनर्जीवित हो जाएगा, मूल कर्म जिसको धर्म कहा गया। फिर टीसीबीटी की जो कार्य पद्धति है वो जनता की, यानी किसान अगर खेती करता है तो किसान की पहल एवं पुरुषार्थ, क्योंकि किसी को जाके जबरदस्ती ज्ञान दो, कभी जो है उसको एक तो स्वीकार नहीं करेगा, भारत में ये भी है, स्वीकार नहीं करेंगे। टीसीबीटी कभी जाके किसी को ज्ञान नहीं देगा कि ऐसे करो ऐसे करो, जिनको जरूरत है वो पहल करे और पुरुषार्थ भी करे, उस पर व्यवस्था करे, समझने के लिए भी व्यवस्था, हमको बुला रहा है वो भी व्यवस्था करे, ठीक से समझने के लिए व्यवस्था करे। ठीक है, तो खुद की जनता की पहले पुरुषार्थ के आधार पर कार्य करना, ये हमारी कार्य पद्धति है। उपभोक्ताओं को भी, जिनको जो है नागरिक है, जिनको ये जो है पंच महाभूत युक्त फूड खाना है, वो भी पहल करें कि भाई हमारे यहाँ आप जो है ये सब किसान हमारे यहाँ जो ऑर्गेनिक फूड की दुकान खोले, पंच महाभूत फूड की दुकान खोले, हम खरीदेंगे। तो जहाँ जनता पहल करेगी वहां ये दुकान भी खोलेंगे। ठीक है, अभी हमने टीसीबीटी दुकान इसलिए ऑनलाइन किया है, आप अपने प्ले स्टोर पर जाइए, टीसीबीटी दुकान भी मिलेगा सोल के प्लेटफॉर्म पर। अब टीसीबीटी पंच महाभूत कृषि से मिट्टी मक्खन जैसे मुलायम होती है, ये मैंने आपको जो है 2013 के वीडियो में है ही। आप टीसीबीटी पाठशाला जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और ये वीडियो देखिए, सैकड़ों किसानों की मिट्टी मक्खन जैसे मुलायम हो चुकी है, उसमें केंचुए आ गए, ये दिखाई देगा। फिर टीसीबीटी पंच महाभूत कृषि से रिकॉर्ड उत्पादन आते हैं, रिकॉर्ड उपज आते हैं। क्यों आता है? क्योंकि हम जो है प्रकृति के जो पंच महाभूत है भगवान, उनको शुद्ध सजीव करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, गौ माता और धरती माता को सुखी करने के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हीं की कृपा है, आशीर्वाद है। ठीक है, जो है पंच महाभूत ये महाजीव हैं, हम उनके लिए बात करते, पूरी देश दुनिया में उनके लिए बात करते हैं, उनको साक्षात है, सजीव हैं। ठीक है, वो बात करते हैं। ऐसी परंपरा किसी पद्धति में अभी तक डेवलप नहीं हुई। टीसीबीटी सबसे पहले यही सिखाती है टीसीबीटी की ट्रेनिंग में, ये पंच महाभूतों को कैसे बात करते, देखो जरा, महसूस करो, उसके प्रयोग हम दिखाते हैं। और उन्हीं की कृपा से हमें अभी तक 38 फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन हुए हैं। ये सारे रिकॉर्ड उत्पादन आप टीसीबीटी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको मिलेंगी। आम, अमरूद, जामुन, संतरा, मौसम्बी, है ना, प्याज, लहसुन, गेहूं, धान, अरहर, मूंग, मटर, मसूर, ज्वार, बाजरा, टमाटर, ठीक है, सेब, इनमें सब रिकॉर्ड प्रोडक्शन की वीडियो है यूट्यूब में। टीसीबीटी ये ताराचंद बेल जी तकनीक टीसीबीटी पाठशाला में आप जाएंगे तो ये सारे रिकॉर्ड प्रोडक्शन मिलेंगे। देखिए कितनी शानदार फसल, हर फसल जबरदस्त है। हमने जिस फसल में काम करना शुरू किया वो फसल जबरदस्त आया है। तो टीसीबीटी जो है ये प्राचीन जो भारतीय ज्ञान है उस पर आधारित एक नवीनतम कृषि विज्ञान है। ऐसा ज्ञान पूरी दुनिया में नहीं है, एक नया ही ज्ञान है, पर हमने ये नया ज्ञान हमने खोजा ये नहीं, हमने इस परंपरा को डेवलप किया। इसीलिए मैं कई जगह कृषि परंपरा लिखता हूं। ये ज्ञान हमने निकाला जिसमें वेदों से, जो सस्य वेद हैं वो इसी ज्ञान पर आधारित है। जैसे अथर्ववेद का एक भाग है ना आयुर्वेद, वैसे जो है कृषि का एक भाग है सस्य वेद। वेदों से ज्ञान निकला, उपनिषदों से निकला, श्रीमद् भगवत गीता से निकला, परशुराम गीता भगवान परशुराम की लिखी हुई, पाराशर संहिता महर्षि पाराशर के लिखी हुई, वृक्षायुर्वेद शूरपाल के लिखे हुए, कश्यपी कृषि सूक्त महर्षि कश्यप की लिखी हुई, उपवन विनोद, है ना, ऐसे जो ज्ञान परंपरा प्राचीन ग्रंथ है इनसे हमने निकाला है
और आधुनिक विज्ञान के आधार पर इसको समझ के इस विज्ञान को, इस कृषि विज्ञान को, इस कृषि परंपरा को डेवलप किया है, विकसित किया है। आप इसका लाभ लीजिए, पूरे विश्वास के साथ लीजिए। टीसीबीटी पंच महाभूत कृषि ऊर्जा विज्ञान पर आधारित है। ये जो है ये अपरा ऊर्जा है, ये परा ऊर्जा है। इनका उपयोग करके कैसे कैसे हम उनका उपयोग भौतिक तरीके से, अभौतिक तरीके से और प्राकृतिक तरीके से कैसे इनका जो है उपयोग करके और ऊर्जा चक्रों को एक्टिव करके अन्नमय कोश यानी जो शरीर दिखाई दे रहा है, प्राणमय कोश मतलब हर टिश्यूज जिंदा रहे, मनोमय कोश यानी हमारा मन स्वस्थ रहे, विज्ञानमय कोश यानी हमारी बुद्धि स्वस्थ रहे और आनंदमय कोश, ये 5 कोश से हमारा शरीर बना है। अभी प्रकृति में अभी आज का मनुष्य 5 कोश जो है उसके अस्वस्थ हैं। अन्नमय कोश ये शरीर भी अस्वस्थ है, हड्डी कमजोर है, तो कहीं दर्द है, तो जो है माइग्रेन है, लकवा है, साइटिका है, हृदय ठीक से काम नहीं कर रहा है। अन्नमय कोश ही व्यवस्थित नहीं है। प्राणमय कोश तो बहुत आगे की बात है, हर टिश्यूज जिंदा रहे। अभी हमारे शरीर में स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 14 लाख कोशिकाएं मरती हैं एक दिन में, 24 घंटे में। हमारे शरीर में तो लगता है अरबों खरबों कोशिकाएं मरती है एक दिन में, क्योंकि शरीर अस्वस्थ है तो कई कोशिकाएं मर रही होंगी। तो हमारा प्राणमय कोश भी, मनोमय कोश, हमारा मन जो है बहुत खराब रहता है। आंखें बंद करते तो काले काले हमारे जो है मस्तिष्क में चलचित्र आते हैं, क्योंकि मनोमय कोश मन ठीक नहीं है। फिर विज्ञानमय कोश हमारा मस्तिष्क ठीक नहीं है, ठीक है। और आनंद में तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, कोई आनंद में नहीं है, सब कोई ना कोई किसी न किसी टेंशन में है। टीसीबीटी कृषि विज्ञान सकारात्मक और नकारात्मक, निगेटिव और पॉजिटिव ज्ञान पर आधारित है ऊर्जा का। ये जो है 9 ऊर्जाएं हैं। एक ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है, ऊर्ध्वगति की ऊर्जा, और एक ऊर्जा नीचे की ओर जाती है, अधोगति। दोनों ऊर्जा जो है पंच महाभूतों का निर्माण करते हैं, और पंच महाभूत फिर जो अणु बनाते हैं। भारत में प्राचीन 108 कहा गया, आज का विज्ञान 121 या शायद उससे ज्यादा भी जो है अणु देख चुका। फिर जैसे अणु होंगे वैसे जीवाणु होंगे, ठीक है, वैसे जीवाणु बनेंगे, और फिर वैसे जो है प्रकृति बनेगी, जितने भी जीव हैं सब बनेंगे, ठीक है, पेड़ पौधे सब, और पूरी प्रकृति बन जाएगी। वैसे नकारात्मक ऊर्जा में तो ये ऊर्जा निगेटिव है, इससे बचना और इस ऊर्जा को ही समाप्त करके पॉजिटिव ऊर्जा में रखना, ये भारत की परंपरा रही है। इसलिए भारत के सनातन में ऐसी परंपरा विकसित की गई कि हम हमारे जितने त्योहार हैं, देखिए हम सारा जो है हर त्योहार में घरों को साफ सुथरा रखते हैं, है ना। इसलिए त्योहार मनाने की परंपरा हुई कि नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जा को घर से निकालो। फिर हमारी घर पॉजिटिव रहे, उसके लिए प्रतिदिन यज्ञ करना, अग्निहोत्र करना, यज्ञ करना, ये परंपरा रही थी। घर में फूलों का लगाना ताकि सुगंधित रहे घर, महके घर के सामने तुलसी रखना ताकि नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश ही ना करे। तो ये सब परंपरा भारत में इसी ऊर्ध्वगति के जीवन यात्रा को पूर्ण करने की परंपरा रही है। हम कोई भी निगेटिव चीज यूज नहीं करते थे। आज के लगभग 45-50 साल पहले निगेटिव चीजें यूज नहीं करते थे, सब पॉजिटिव। सिंथेटिक कपड़े नहीं थे, कॉटन के कपड़े थे, है ना। हमारे पास जो है प्लास्टिक की कंघी नहीं, लकड़ी की कंघी हुआ करती थी। हर चीज पहले पॉजिटिव था, अब सब निगेटिव हो गया। अधोगति की जो है चीजें यूज कर रहे, इसलिए कैंसर हो रहा है। पंजाब में गांव कैंसर हो गया है, वो भी एक दो नहीं, 10-10, 20-20 लोग कैंसर से पीड़ित हैं। अभी मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में भी कैंसर जो है दिखने लगा है। हर जिले में जो है रोज 10-20 केस आ रहे हैं। 10 साल बाद हर गांव से कैंसर के मरीज निकलेंगे। आदमी शुगर से तो बच रहा है, थोड़ा बहुत जी पा रहा है, कैंसर से तो जी नहीं पाएगा, ना इलाज करा पाएगा। गरीब आदमी को तो मरना ही है। और ये गरीबी अब जो है जाके बढ़ सकती है, क्योंकि अब खेती से कुछ पैदा नहीं होने वाला है। पैदा केवल 2 जगह से होता है, धन का और अन्न का, ठीक है। धन का एक गाय के गर्भ से दूध, दही, घी, और दूसरा भूमि के गर्भ से अन्न, फल। ये दोनों जगह जो है भूमि भी प्रदूषित हो रही, गाय भी अभी जो है बच नहीं रही है, तो ये यहीं से जो है पैदा होता है। बाकी जगह धन का केवल रूपांतरण होता है। तो आगे चल के निर्धनता बढ़ेगी, लोग टोकरों में पैसे लेके जाएंगे और एक थाली जो है अनाज और भोजन लेके आएंगे। तो हमको ऐसे इससे बचना है, तो वापस आना पड़ेगा। हम हर घर में अग्निहोत्र हो, हर घर में,
क्योंकि अग्निहोत्र होने से ये पंच महाभूत भगवान को शुद्ध सजीव करने वाले 5 गैसें निकलती है, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपियोक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और ऑक्सीजन, और इसका भस्म मिट्टी को शुद्ध करता है। तो ये जो है ये पंच महाभूत शुद्ध होंगे, इससे जो है सप्त ऊर्जाएं भी निकलती हैं। पंच महाभूत शुद्ध होंगे तो फिर हमारी प्रकृति शुद्ध होगी। ठीक है, अग्निहोत्र करके प्रकृति को शुद्ध करें और गाय से गाय रखे और उसके पंचगव्य से सजीव करे। तो अग्निहोत्र से शुद्ध करे और गाय से सजीव करे, इसके अंदर सारे जीवाणु हैं, इससे सजीव करे। ठीक है, इस स्थूल की दुनिया को सजीव करे। ये सूक्ष्म दुनिया को शुद्ध करती सजीव करती है, ये स्थूल की दुनिया को सजीव करती है। और सूक्ष्म दुनिया यानी अग्निहोत्र के लिए कंडे, घी और चावल हमको उपलब्ध कराती है। तो इसलिए जो है टीसीबीटी कृषि विज्ञान में ये दोनों आधार, दो धुरी माना गया है। अब आप खेती करो, जीवन शैली जियो, ये 2 काम तो आपको करने ही पड़ेंगे, ये दोनों आधार है। ठीक है, अग्निहोत्र भी करना पड़ेगा हर व्यक्ति को, हर जाति पंथ के व्यक्ति को अग्निहोत्र करना पड़ेगा। और इस तरह से आप काम करिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। किसान भाइयों, आपसे आग्रह करता हूं, मेरे YouTube को आप देखते तो हैं पर उसको सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, व्यूवर तो हैं, 10-12 लाख लोगों ने देख लिए हैं वीडियो, पर उसको जो है आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर भी शायद नहीं कर रहे हैं। तो देश समाज, हमारे देश को समृद्ध करना है, हमारे देश को सुरक्षित रखना है, स्वस्थ रखना है, केवल मनुष्य नहीं पूरी आबादी को, पूरी प्रकृति को। तो इस ज्ञान को हमको शेयर करना पड़ेगा, सब तक भेजना पड़ेगा। इसलिए कृपया आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें, शेयर भी करें और लोगों को बताएं कि इस पद्धति से खेती करें। लगभग 38 फसलों के रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, आप जाइए देखिए, उन किसानों से मिलिए। और अभी टीसीबीटी एक जो है के कारण केमिकल जो है लॉबी ये कुछ जगह सक्रिय हो रही है, क्योंकि अभी क्या है, किसानों के बीच में भी, किसान ही अब के बीचों में ही केमिकल दुकानदार बहुत हो गए हैं। यानी किसानों के बीच में ही कुछ किसान दुकानदार हो गए, वो खूब जहर बेच रहे हैं, रासायनिक खाद बेच रहे हैं, जेनेटिक मोडिफाइड ऐसे बीज बेच रहे हैं, पेस्टिसाइड बेच रहे हैं, फंगीसाइड बेच रहे हैं। उनको बड़ा दर्द हो रहा है, हमारी दुकान बंद होने की घबराहट भी हो रही है। तो टीसीबीटी पर अनलगन बातचीत भी कर रहे हैं। ठीक है, आप टीसीबीटी के बहुत सारे आयाम हैं, किसी एक आयाम को देख करके दूसरे आयाम को आप जो है आप अंतर नहीं कर सकते हो। अंधे यदि हाथी को देखेंगे तो जो पैर को देखेगा वो यही कहेगा कि हाथी जो है खंबा है, जो सूंड को देखेगा वो हाथी कहेगा अजगर है, जो पूंछ को पकड़ेगा वो हाथी को सांप ही मानेगा। तो आप एक जो है चीज को देख करके और पूरे जो है टीसीबीटी की आप व्याख्या नहीं कर सकते। आप टीसीबीटी शुरू करो। टीसीबीटी किसान को आत्मनिर्भर बनाती है, टीसीबीटी समृद्ध बनाती है किसान को। ठीक है, बस पंच महाभूतों को शुद्ध सजीव करो, आप आत्मनिर्भर नहीं समृद्ध भी होंगे। और जब तक आपके पंच महाभूत शुद्ध सजीव नहीं हो रहे तब तक आप टीसीबीटी के फार्मूले उपयोग करो। फार्मूले नहीं बना सकते तब टीसीबीटी का उत्पाद उपयोग करो। किसानों को कुछ बेचना ये मेरे एम में कभी नहीं रहा। मैं 15 साल से जो है आपको लोगों को सिखा रहा हूं। जब मुझे लगा कि बड़े स्तर पर अब जाने की जरूरत है, हमारा किसान किसी भी कारण से उसकी उपज ना घटे, उसके लिए हम ये उत्पाद अभी बना रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं, समझा के दे रहे हैं। आप जो भी टीसीबीटी के सफल किसान हैं उनको मैं टीसीबीटी विशेषज्ञ का दर्जा दे रहा हूं और उसके लिए किसानों को कोई मैं वेतन नहीं देता हूं। ठीक है, उन किसानों से आग्रह करता हूं कि मैंने आपको फ्री सिखाया, आप लोगों को सिखाओ, अपना समय निकाल के अपना धन लगा के लोगों को सिखाओ। तो ऐसे किसान जो अच्छे किसान हैं, जो समाज और देश का भला करना चाहते हैं, उनका नाम और नंबर मैं देता हूं। उन किसानों के संपर्क में रहें और जो अफवाह उड़ा रहे हैं और जो भ्रम फैला रहे हैं
उनसे सावधान रहें, अच्छे किसानों के संपर्क में रहें, उनसे व्यक्तिगत बात करें और अच्छी खेती करें और आप समृद्ध बने। यही मेरी जो है शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।